तो हेलो फ्रेंड, चलिए ये यूनिट 7 है, इसमें सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा 15 जून को अपन का पेपर है। तो इसमें बात ये है कि जो चैप्टर ये वाले पढ़ रहे हैं हम लोग, और बेसिकली यूनिट जो 7 है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। तो इसको छोड़ने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि इसको मतलब एक यूनिट तो इसको कंप्लीट ही किया जा सकता है अंतिम चरण में ही। तो चलिए पढ़ते हैं। संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ये यूनिट तो बहुत जरूरी है। यहाँ से कम 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पहला है द्वैध शासन, नवाब का शासन, फौजदारी, कंपनी का शासन या राजस्व। तो इसमें जो द्वैध शासन था, इसमें नवाब का शासन ये फौजदारी सिस्टम था, कंपनी का शासन राजस्व का। 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात वर्ष 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि अवध के नवाब एवं कंपनी के मध्य हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अतः वर्ष 1765 से वर्ष 1772 तक भारत में दोहरा शासन बना रहा। उनके प्रशासन का दायित्व नवाब के हाथों में था, जबकि राजस्व वसूली एवं सेना का प्रशासन कंपनी के हाथों में था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत पर कंपनी का सीधा प्रशासन। तो इस अधिनियम का ध्येय बंगाल में द्वैध शासन का अंत करना तथा कंपनी शासन को नियंत्रित करना था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार से प्रतिबंधित किया गया। इसके द्वारा कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। यह प्रशासन करने की इकाई थी जो कंपनी के सैन्य एवं सिविल मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देती है। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आता है। दोहरा शासन, कंपनी, ब्रिटिश सरकार। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों में विभेद किया गया। तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में विभेद किया गया। कंपनी शासन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन में सर्वोच्चता प्रदान की गई। इसके माध्यम से भारत में पुनः दोहरा शासन स्थापित कर दिया गया। इससे कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार था, जबकि सैन्य, राजस्व एवं नागरिक में नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। 1813 का चार्टर एक्ट। तो कंपनी का चीन में एकाधिकार बरकरार रखा गया तथा भारत में चाय को छोड़कर अन्य 2 से एकाधिकार समाप्त हो गया। तो चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड, चाय एंड चाइना ट्रेड पर प्रतिबंध अभी भी मतलब काइंड ऑफ एकाधिकार बना रहा, मोनोपोली बनी रही ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बाकी सभी पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में ईसाई प्रसार के लिए आज्ञा मिल गई और कंपनी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का व्यय करेगी, ऐसा उसने कहा। 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन केंद्रीकृत हुआ। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके हाथों में नागरिक एवं सैन्य शक्तियां थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई तथा पूरे ब्रिटिश भारत के लिए भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण विधायी शक्तियां सौंप दी गई। इसके द्वारा कंपनी को विशुद्ध प्रशासनिक संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया एवं कंपनी के वाणिज्यिक कार्य समाप्त हो गए। अब कंपनी के द्वारा भारत में ब्रिटिश सम्राट की ओर से शासन किया जाने लगा। तो अब तो चाइना ट्रेड और टी ट्रेड जो बच गया था, उस पर भी मोनोपोली समाप्त कर दी गई और कुल मिलाकर से अब प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। वर्ष 1833 के एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं में चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड आयोजित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका था। इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग या विधि सदस्य, जिसमें लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, विधि आयोग। यहाँ से अब लॉ कमीशन, और पहले लॉ मेंबर कौन थे? लॉर्ड मैकाले।
फिर अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 का, तो इसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में 6 नए विधायी पार्षदों को सम्मिलित किया गया। अतः इसके द्वारा भारत में विधि का निर्माण एक अलग कार्य हो गया। इसके द्वारा कंपनी के शासन को स्वीकार किया गया, लेकिन किसी निश्चित अवधि का वर्णन नहीं किया गया। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का खुला आयोजन हुआ व इसे भारतीयों के लिए भी खोला दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में मैकाले समिति की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ हुई। इस अधिनियम में पहली बार जात, धर्म एवं मूल वंश के आधार पर रोक लगाई गई। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, सम्राट का भारत पर सीधा शासन 1858 के एक्ट से होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में भारत शासन से संबंधित परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा अब ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इसके द्वारा भारत में द्वैत शासन का अंत हो गया। नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं डायरेक्टर्स की सभा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा भारत सचिव नामक एक नए पद की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था एवं ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हुई। इसी परिषद के कार्यालय को भारत कार्यालय, इंडिया ऑफिस कहा जाने लगा। फिर 1861 का अधिनियम, पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व या लोकप्रियता का पहला तत्व। अतः इसके द्वारा पहली बार विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया। इसके द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया और बंबई, मद्रास जैसे प्रेसिडेंसियों को उनके अलग विधायी शक्तियां सौंप दी गईं। इसके द्वारा बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं पंजाब के लिए भी विधायी परिषदों की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मंत्रिमंडल या विभागीय व्यवस्था का आधार रखा गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का पहली बार यहाँ पर स्थापना रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। विधि निर्माण हेतु वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों, केंद्रीय विधान मंडल की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिकतम 16 की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत विधान मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने एवं बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम से स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ। अतः यह अधिनियम मूलतः संशोधनात्मक था, यानी ये रिविजनिस्ट था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। और जो 1892 का एक्ट था, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान था। परंतु इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का भी निर्माण किया जाएगा, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ से प्रारंभ हो जाता है मुसलमानों के लिए। इसके अनुसार मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए ही मतदान प्रदान कर सकते थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, परंतु राज्य विधान परिषदों में गैर सरकारी संस्थाओं का भी बहुमत कायम रहा। विधानसभा में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट की चर्चा करने की शक्तियां प्रदान की गईं। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। भारत शासन अधिनियम 1919, तो इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसमें प्रांतीय शासन के विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह के द्वारा कार्य करते थे, जबकि आरक्षित विषयों पर यानी रिजर्व सब्जेक्ट पर वे कार्यकारी परिषद की सलाह के द्वारा कार्य करते थे। पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया गया व सिखों, भारतीय, ईसाई एवं एंग्लो इंडियन एवं यूरोपीय लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति हुई, जिसे भारत सचिव के कुछ कार्यों को प्रदान किया गया।
इसके द्वारा पहली बार यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि इस एक्ट के 10 वर्ष के उपरांत एक वैधानिक आयोग की स्थापना होगी जिसके द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष E.M. व्हाइट थे। भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघीय व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके द्वारा 1937 में अनेक प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान हुआ जो 1937 में स्थापित भी हो गई। इसके द्वारा केंद्रीय बैंक की स्थापना का भी प्रावधान था। इसके द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में समूची जनसंख्या के केवल 10% लोगों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। इसके द्वारा भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का 60% से अधिक भाग लिया गया है, जिसमें संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन भी शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित हैं, जबकि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित हैं। तो इसमें चलिए अन्य प्रावधान देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई। कुछ विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान था। समवर्ती सूची में संघीय विधि को प्राथमिकता प्रदान की गई। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ सरकार से किसी विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध करें तो संघ राज्यों के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश प्रदान करना। संविधान का निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का घटनाक्रम। तो क्रिप्स मिशन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया कि ब्रिटिश शासन में सत्ता किस प्रकार भारतीयों को हस्तांतरित की जाए। इस संदर्भ में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव उल्लेखनीय है कि इसमें पहली बार यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। प्रांतों या रियासतों को संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए कहा कि मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग के अनुसार 2 संविधान सभाओं का निर्माण होना चाहिए, एक भारत के लिए, दूसरी पाकिस्तान के लिए। इसलिए जिन्ना ने इस मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, जबकि इसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। कैबिनेट मिशन। तो यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। इसका उदाहरण निम्न है। नंबर 1, संघ को केवल 3 विषयों विदेश नीति, प्रतिरक्षा एवं संचार पर ही अधिकार प्रदान किए गए। शेष शक्तियों पर राज्यों का नियंत्रण होगा। प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्वाचन के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। चुनाव के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल को 3 वर्गों मुसलमान, सिख एवं अन्य में विभाजित किया जाएगा। भारत की प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 भारतीय प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से सदस्य होंगे। देशी रियासतों के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, यह गवर्नर जनरल उनसे सलाह द्वारा निर्धारित करेगा। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में मूलतः 2 बिंदुओं का उल्लेख था। पहला, भविष्य के संविधान के निर्माण का प्रारूप और दूसरा, एक अंतिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार प्रस्ताव के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, जिसमें मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा सम्मिलित थे। दूसरा, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध सम्मिलित थे। और तीसरा, बंगाल एवं असम। प्रस्ताव में संघ की कार्यपालिका एवं विधान मंडल के निर्माण का प्रावधान किया गया। विधान मंडल में जब सांप्रदायिक मुद्दे का निर्धारण होगा तो दोनों समुदायों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले तथा सभी उपस्थित एवं मतदान करने वालों के बहुमत से निर्धारित किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का प्रावधान था, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस से, 5 सदस्य मुस्लिम लीग एवं 1 सदस्य एंग्लो इंडियन, 1 सिख, 1 पारसी समुदाय से लिए जाने थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रारंभ में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सम्मिलित हुए, जिस कारण 3 सदस्यों शरद चंद्र बोस, अली जहीर, सफात खान को त्यागपत्र देना पड़ा। अंतिम सरकार में सम्मिलित मंत्री थे तो कांग्रेस से संबंधित मंत्री जवाहरलाल नेहरू ये उपाध्यक्ष थे। विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामले इनके अंतर्गत आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह, सूचना प्रसारण विभाग एवं रियासतों का मामला यही देख रहे थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग देख रहे थे। जॉन मथाई ये उद्योग एवं आपूर्ति विभाग देख रहे थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग देख रहे थे। सी एच भाभा तो ये कार्य खान तथा बंदरगाह मामले देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि विभाग देख रहे थे। अरुणा असफ अली ये रेलवे विभाग देख रही थी और जगजीवन राम ये श्रम विभाग देख रहे थे। मुस्लिम लीग से संबंधित मंत्री तो लियाकत अली खान वित्त विभाग, आई चुंदरीगर ये वाणिज्य विभाग देख रहे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग देख रहे थे। मुजफ्फर अली ये स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे और अब्दुल रमन इस्तर ये संचार विभाग देख रहे थे। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। तो भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा कर दी गई। रेडक्लिफ आयोग द्वारा 2 राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। अलग अलग संविधान सभाओं के निर्माण की घोषणा की गई। भारतीय राजाओं को पुनः सर्वोच्चता लौटा दी गई। इस योजना में यह निर्धारित किया गया कि भारत का विभाजन किस प्रकार होगा तथा इसके लिए यह निर्धारित किया गया कि पंजाब एवं बंगाल के विधानसभाओं के सदस्य मतदान के द्वारा निर्धारित करेंगे। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत व सिलहट के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह होना एवं बलूचिस्तान एवं सिंध के लोगों ने भारी बहुमत से पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जताई। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तो 1958 से विद्यमान ब्रिटिश शासन की संप्रभुता समाप्त हो गई। ब्रिटिश सरकार एवं संसद का अब भारत पर नियंत्रण नहीं होगा। भारत सचिव एवं भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। 1947 के अधिनियम द्वारा गवर्नर एवं गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गए। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक डोमिनियन एवं प्रांत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 से संचालित होगा जब तक नए संविधान का निर्माण न हो जाए। इसके द्वारा दोनों डोमिनियन के संविधान सभाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा भारतीय देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे या तो भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वे स्वतंत्र रहें। 1947 से केंद्रीय विधायिकाएं व राज्य विधानसभाएं समाप्त कर दी गईं तथा भारत के संविधान के लिए एक नई विधायिका के निर्माण का प्रस्ताव किया गया, जो 2 रूपों में कार्य करेगी। पहला संविधान के निर्माण के लिए और दूसरा देश में शासन के लिए विधियों का निर्माण भी करेगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए साथ ही विभाजन को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। यह प्रस्ताव 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। नॉर्मन डी पार्मर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और इतने कम वाद विवाद के बाद पास हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बना दिया जाएगा। भारत 2 अधिराज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंतर्गत 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल एवं सिलहट शामिल था, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, बदावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान की 8 देशी रियासतें भी सम्मिलित की गई थी। 2 संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों अधिराज्यों संविधान की सभाओं को अपने अपने अधिराज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसके साथ ही दोनों को अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार संविधान सभाएं संप्रभु संपन्न होगी। दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल। तो भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। भविष्य में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल केवल वैधानिक शासक होंगे। चौथा, 1945 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन। तो यह सुनिश्चित किया गया कि जब तक दोनों आधिपत्य
या दोनों अधिराज्य अपना अपना नया संविधान नहीं बना लेते, वहां शासन 1945 के अधिनियम द्वारा चलाया जाएगा। साथ ही दोनों अधिराज्यों को 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार भी होगा। 5वां, संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, जब तक संविधान सभा विधानसभा के रूप में कार्य करेगी, तब तक संविधान सभा विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते हुए इनकी शक्तियों पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद विधानमंडलों की स्वीकृति के बिना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा। फिर 6वां था प्रांतीय विधानमंडल। तो जब तक नए संविधान के अनुसार प्रांतों में निर्वाचन नहीं होते, तब तक प्रांतों में इस समय के विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे। 7वां था राष्ट्रमंडल की सदस्यता इच्छानुसार। तो भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता इच्छानुसार रखने अथवा छोड़ने का अधिकार दिया गया। फिर 8वां गवर्नर जनरल को संशोधन का अधिकार। तो गवर्नर जनरल को आवश्यकता अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 में 31 मार्च 1948 तक आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार संविधान सभा को दे दिया जाएगा। फिर 9वां, भारत मंत्री पद का अंत। तो भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। 10वां, देशी रियासतों को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता। तो देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया तथा इनको किसी भी अधिराज्य में शामिल होने व अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 11वां, निषेधाधिकार की शक्ति का अंत। तो ब्रिटिश सम्राट के पद से भारत का सम्राट नामक पद भी हटा दिया गया। सम्राट की अधिराज्य के कानूनों पर निषेधाधिकार लगाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो अब वीटो नहीं लगाया जाएगा सम्राट द्वारा। फिर यह है कि 12वां था भारत सचिव पद। तो इस अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि भारत सचिव अथवा भारत सचिव की परिषद के द्वारा जिन शक्तियों को ब्रिटिश ताज के अधीन किसी भी नागरिक सेवा में किसी असैनिक पदों पर 15 अगस्त 1947 से पूर्व नियुक्त किया जा चुका है, वो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें सभी सुविधाएं एवं अधिकार पूर्ववत प्राप्त रहेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो इसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके अधीन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले देख रहे थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा, डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे एवं परिवहन, R.K. षणमुगम शेट्टी विधि, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि, ये वित्त देख रहे थे। R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त देख रहे थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि देख रहे थे, मतलब लॉ मंत्री थे ये। जगजीवन राम श्रम से रिलेटेड थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, C.H. भाभा वाणिज्य, रफी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, B.N. गाडगिल ये कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय देख रहे थे। फिर देशी रियासतों का विलय। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में हैदराबाद, कश्मीर, बहालपुर, जूनागढ़ जैसी रियासतों को छोड़कर सभी देशी रियासतों का विलय भारत में हो चुका था। देशी रियासतों के विलय के लिए सरदार पटेल स्कीम ने 3 चरणों की प्रक्रिया अपनाई। पहला, 21 देशी रियासतों को उन प्रांतों में मिला दिया गया जो भौगोलिक रूप से उनके निकट थे। 61 देशी रियासतों को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और तीसरा, अनेक राज्यों के समूहों का विलय करके राज्यों का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एवं 275 देशी रियासतों को मिलाकर 5 संघीय राज्यों का निर्माण किया गया। फिर मूल संविधान में राज्यों की श्रेणी। तो भाग 1 में असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। भाग बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर और पेप्सू को शामिल किया गया। भाग सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार एवं कुर्ग को शामिल किया गया। भाग डी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान लिखित, नवनिर्मित एवं विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है तथा संविधान को ही सर्वोच्च मानता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। एकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं संघ को एकात्मक परिदृश्य प्रदान करती हैं। फिर संविधान द्वारा गणराज्य की स्थापना यह सिद्ध करता है कि शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। प्रजा तंत्रात्मक शासन के गुणों को संविधान में समाहित करते हुए प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष हो वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होकर भी परिवर्तनीय गुणों से परिपूर्ण है। नम्यता और अनम्यता यानी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक सुंदर सम्मिश्रण भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करके नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। आयरलैंड के संविधान के प्रतिमान के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करके प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कुछ विशेष अधिकार संविधान द्वारा सौंपकर सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। विघटनकारी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करके एक सराहनीय प्रयास किया गया है। ग्रेनविल अस्टन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पतंत्र के रूप में थे। भारतीय संविधान के स्रोत तो भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया तथा ब्रिटिश प्रतिमान पर ही यहाँ की मंत्रिपरिषद को निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद तथा उसे सौंपे गए कार्यों को शामिल किया गया है। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी जुडिशियल जो रिव्यू होता है उसकी शक्ति, न्यायों की पदच्युति, वित्तीय आपात आदि पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड की प्रणाली पर आधारित है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के समान है। भारत के संविधान में यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा की भांति भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। संविधान में वर्णित संपत्ति सूची का प्रावधान तथा प्रस्तावना में निहित भावनाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में शक्ति विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्गृहित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका की संविधान संशोधन प्रणाली का प्रतिरूप है। भारतीय संविधान के में वर्णित आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से ली गई हैं, वाइमर संविधान से ली गई हैं। हमारे संविधान की गणतंत्री शासन व्यवस्था फ्रांस की शासन व्यवस्था से ली गई है। संविधान के मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान की स्पष्ट छाप है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, जैसे संघ एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन, संविधान का आकार, भाषा, अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा इत्यादि। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं। चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से सेकंड चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट होने वाली है दोस्तों। तो इससे 12 से 13 प्रश्न फंसेंगे और ये निर्णायक होगी आपके JRF के सिलेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।